Hello, my friends. Myself, Dr. Yashwant Singh. I am a gynecologist, sonologist, and infertility specialist. I am practicing at Bharatpur, Rajasthan. Today, I will be speaking about pelvic ultrasound, pelvis का अल्ट्रासाउंड. जो pelvis का अल्ट्रासाउंड यूट्रस ओवरीज का अल्ट्रासाउंड करते हैं वो हम क्यों करते हैं, किन परिस्थितियों में करते हैं और उसमें हम क्या देखते हैं. मुख्यतः पेल्विस का अल्ट्रासाउंड यानी कि यूट्रस और ओवरीज को हम, बच्चेदानी और अंडाशय को हम 3-4 मुख्य कारण होते हैं तब देखते हैं. जैसे कोई इनफर्टिलिटी का केस हो, सेकंड मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो, पीरियड्स आगे पीछे हो रहे हों, इनफर्टिलिटी मतलब बच्चा नहीं ठहर पा रहा हो. थर्ड, कोई पेड़ू में दर्द की शिकायत हो, महिला को लोअर एब्डोमिनल पेन की शिकायत हो, जो कि काफ़ी कॉमन कंप्लेंट है. एंड फोर्थ, बाई चांस महिला ने कोई टैबलेट ले रखी हो, कोई अबॉर्टिफिशेंट मेडिकल अबॉर्शन की टैबलेट ले रखी हो, उसके 1.5-2 महीने का बच्चा हो और उसको खाने के बाद वो फिर रिव्यू करवाना चाहती है कि अब बच्चेदानी पूरी तरह, यूट्रस पूरी तरह साफ़ हुआ या नहीं हुआ, यूट्रस पूरी तरह इवैक्यूएट हुआ कि नहीं हुआ. तो ये 3-4 मुख्य कारण हैं पेल्विस का अल्ट्रासाउंड करने के लिए, बच्चेदानी को देखने के लिए, ओवरीज को देखने के लिए. अब इस अल्ट्रासाउंड के दौरान हम देखते क्या क्या चीज़ें हैं. सबसे पहले तो ऑब्वियसली हम बच्चेदानी देखते हैं, यूट्रस देखते हैं, यूट्रस का साइज़ देखते हैं. यूट्रस का साइज़ करीब करीब 7.5 सेंटीमीटर के आसपास की लंबाई होती है. 8, 8.5, 9 मेडिकल लाइन में कुछ फिक्स नहीं है, थोड़ा बहुत रेंज होता है आगे पीछे. बल्कि यूट्रस भी हो सकता है, कभी कभी बच्चेदानी अत्यधिक बड़ी हमें दिख सकती है, जिसको कि हम बल्कि यूट्रस कहते हैं. बल्कि यूट्रस में कभी कभी मीनोरेजिया यानी कि अत्यधिक पीरियड्स की शिकायत हो सकती है. सेकंड, हम देखते हैं बच्चेदानी का आकार, बच्चेदानी का स्ट्रक्चर कैसा है. क्या कोई फाइब्रॉयड तो नहीं है जो उसके आकार को डिस्टॉर्ट कर रहा हो, जो तिकोना आकार है उसको डिस्टॉर्ट कर रहा हो. कोई रसौली तो नहीं है, फाइब्रॉयड यानी कि कोई रसौली तो नहीं है, वो देखते हैं. रसौलियाँ भी 3 प्रकार की हो सकती हैं. एक बच्चेदानी की दीवार के अंदर ही हो सकती है, एक बच्चेदानी की झिल्ली की तरफ हो सकती है, एक बच्चेदानी की के बाहर की तरफ हो सकती है. बच्चेदानी के बाहर की तरफ जो होती है उसको हम सब सेरोसल कहते हैं. बच्चेदानी की झिल्ली यानी कि एंडोमेट्रियम के अंदर की तरफ जो होती है उसको हम सब म्यूकोसल कहते हैं. बच्चेदानी की दीवार पर जो है वो इंट्राम्यूरल हो गई. सबसे ज़्यादा सिम्टम्स वो वो रसौली पैदा करती है जो कि एंडोमेट्रियम के अंदर की तरफ है, सबम्यूकोसल है. मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस, इनफर्टिलिटी की शिकायतें अधिकतर सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड्स में आती हैं. या फिर इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड अत्यधिक बड़ा हो, 2.5-3 सेंटीमीटर से बड़ा हो, और वो भी एंडोमेट्रियम यानी कि बच्चेदानी की झिल्ली में इम्पिंज कर रहा हो, तो इनफर्टिलिटी और मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस की शिकायत हो सकती है. स्ट्रक्चर में कंजेनाइटल अनोमलीज भी देखी जाती हैं. क्या कोई कंजेनाइटली ही डिफॉर्म्ड यूट्रस तो नहीं है, मसलन यूट्रस डायडेल्फिस हुआ, बाइकॉर्नुएट यूट्रस हुआ, हार्ट शेप्ड यूट्रस है जिसको हम बाइकॉर्नुएट यूट्रस कहते हैं. कोई बच्चेदानी में, कोई यूट्रस में सेप्टम तो नहीं है, कोई पर्दा तो नहीं है. तो ये सब चीज़ें भी हम साथ में देखते हैं. फिर हम देखते हैं ओवरीज कि अंडाशय कैसे हैं. कोई उनमें गांठ तो नहीं है, कोई उनमें सिस्ट तो नहीं है. सिस्ट फंक्शनल हो सकते हैं, पैथोलॉजिक हो सकते हैं. फंक्शनल सिस्ट फॉलिकुलर सिस्ट हो सकता है, कॉर्पस लूटियल सिस्ट हो सकता है. तो ये तो ऐसे सिस्ट होते हैं फंक्शनल जो समय के साथ ही वापस सूख जाते हैं 2-3 महीने के बाद. हार्मोन्स का ट्रीटमेंट देकर इनको जल्दी भी सुखाया जा सकता है. कुछ पैथोलॉजिक सिस्ट्स होते हैं, डर्मोइड सिस्ट हो गया, एंडोमेट्रियोमा हो गया, और भी प्री कैंसरस सिस्ट्स भी हो सकते हैं. तो ये हम देखते हैं कि क्या ऐसा कोई समस्या तो नहीं है अंडाशय में, कि अंडाशय यानी कि ओवरीज का आकार अपनी जगह सही है. फिर हम देखते हैं कि ओवरीज बल्की तो नहीं है,
बल्कि एक कॉमन कंडीशन है आजकल, एक आम समस्या सी देखने को मिल रही है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी। उसमें थोड़ी बल्कि हो जाती हैं सर्विक्स, उनका आकार बढ़ जाता है, उनका साइज़ बढ़ जाता है, उनमें छोटे छोटे अंडे, जो एक अंडा डेवलप होना चाहिए हर महीने रेगुलरली, उसके बजाय छोटे छोटे अंडे कई सारे होते हैं ओवरी की पेरिफेरी में, जिसको नेकलेस अपीयरेंस कहते हैं, और बीच में हाइपरिकोइक स्ट्रोमा होता है। तो ये सब उसकी पहचान है। बेसिकली बल्कि ओवरी हो जाती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी में, उसको भी चेक किया जा सकता है अगर स्पेशली एक इनफर्टाइल महिला है तो। फिर हम एंडोमेट्रियम देखते हैं, बच्चेदानी की झिल्ली कैसी है। खासकर ये देखने की ज़रूरत हमें, जो मैंने बात कही कि किसी ने कोई टैबलेट ली है बच्चे को साफ़ करने के लिए, कोई 1.5 पौने 2 महीने का बच्चा था, 7 वीक से पहले ये टैबलेट्स अच्छा काम करती हैं और तभी तक के लिए यूजुअली प्रिस्क्राइब्ड हैं। कुछ लोग 9 हफ्ते तक भी देते हैं इनको, पर 7 हफ्ते तक इनकी सक्सेस रेट बढ़िया है। तो उसके बाद किसी ने ली, किसी महिला ने ली, किसी पेशेंट ने ली, और फिर वो दिखवाना चाहती है कि अब मेरी बच्चेदानी पूरी तरह साफ़ हुई या नहीं हुई। तो उसके लिए हम लोग झिल्ली यानी कि यूट्राइन कैविटी यानी कि एंडोमेट्रियल कैविटी को देखते हैं कि कोई उस बच्चे का कोई अंश यानी कि कोई प्रोडक्ट तो बाकी नहीं है, कोई रिटेंड यानी कि बचा हुआ कोई प्रोडक्ट तो नहीं है, रिटेंड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, आरपीओसी तो नहीं है, कोई छाल तो नहीं है, कोई अंश तो नहीं है, समझाने के लिए मरीज की भाषा में। दूसरा, जब हम इनफर्टिलिटी के केसेस को देख रहे होते हैं, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, तो भी हम देखते हैं कि झिल्ली कैसी है, झिल्ली ट्रिपल लाइंड है यानी कि वो ओव्यूलेशन के लिए तैयार है, वो चीज़ भी हम देखते हैं। फिर हम सर्विक्स देखते हैं, सर्विक्स कैसी है, हाइपरट्रॉफीड तो नहीं है, उसका अत्यधिक साइज़ बढ़ा हुआ तो नहीं है। हाइपरट्रॉफीड सर्विक्स, सर्विसाइटिस यानी कि बच्चेदानी के मुंह पर सूजन की एक निशानी हो सकती है। सर्विक्स में नेबोथियन सिस्ट्स हो सकते हैं, छोटे छोटे सिस्ट्स हो सकते हैं, उनको नेबोथियन सिस्ट्स कहते हैं, वो भी एक सर्विसाइटिस यानी कि बच्चेदानी के मुंह के इन्फेक्शन की ओर इंगित कर सकते हैं। आखिरी में हम यूजुअली देखते हैं पाउच ऑफ डगलस, कि बच्चेदानी के पीछे की जगह कैसी है, पाउच ऑफ डगलस के पीछे कोई फ्लूइड वगैरह तो नहीं है। अगर फ्लूइड होता है तो वो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की ओर इशारा कर सकता है। यानी कि जैसे मैंने बताया था कि पेड़ू में दर्द एक आम समस्या है जिसके लिए महिलाएं आती हैं, तो पेड़ू में दर्द का एक मुख्य कारण है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, यानी कि बच्चेदानी की नलों में सूजन, बच्चेदानी की नलों में इन्फेक्शन होना। तो उसको पता करने का एक तरीका है कि बच्चेदानी के पीछे थोड़ा सा फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, तो एक फ्लूइड इन पाउच ऑफ डगलस से हम पीआईडी का पता कर सकते हैं। या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी वगैरह होता है तो ब्लड कलेक्शन हो सकता है पाउच ऑफ डगलस में। तो ये सब ज़रूरी बातें हैं जो पेल्विक अल्ट्रासाउंड के बारे में हैं, और ये सब इंडिकेशंस हों, ये सब समस्याएं हों जो मैंने शुरू में गिनाई 4, इनफर्टिलिटी, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, पेन लोअर एब्डोमन, या फिर हिस्ट्री ऑफ अबॉर्टिफिशेंट, ये 4 मुख्य समस्याएं हैं जब मरीज पेल्विक अल्ट्रासाउंड कराता है। अगली बार हम एक और नया टॉपिक लेकर आएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। छोटा सा टॉपिक होगा और छोटा सा डिस्कशन होगा ताकि उसको प्रोसेस किया जा सके, उसको पेशेंट अब्जॉर्ब कर ले। थैंक यू, हैव गुड डे।